कहानी की शुरुआत होती है उस मोड़ से जहां गेंजी ताकिया को सेरेजावा तामाओ पर अपनी ऐतिहासिक जीत के पूरे 8 महीने बीत चुके थे। मगर इतना सब कुछ करने के बावजूद गेंजी अब भी सुजुरान स्कूल का बेताज बादशाह बनने के अपने ख्वाब को पूरा नहीं कर पाया था। स्कूल की दीवारों के अंदर एक ऐसा बादशाह छिपा बैठा था जिसे आज तक कोई हरा नहीं पाया था। उस अनोखे और अजेय बादशाह का नाम था रिंदामान, जिसके सामने जाकर अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते थे। गेंजी इस अफसाने जैसे योद्धा से बार बार लड़ चुका था, मगर हर बार बुरी तरह पिटकर ही लौटता था। अब उसकी पढ़ाई का आखिरी साल था और स्कूल छोड़ने का वक्त सिर पर था। इसी एहसास ने उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी और मायूसी भर दी थी कि वो अपना सपना पूरा किए बिना ही यहाँ से रुखसत हो जाएगा। इसी जुनून में गेंजी अब लगभग रोज ही रिंदामान को लड़ने की चुनौती देने लगा था, मगर नतीजा हमेशा एक जैसा ही होता था कि वो उसके सामने टिक नहीं पाता था। रिंदामान के बारे में पूरे शहर में मशहूर था कि वो अकेले ही 50 लड़कों की एक पूरी फौज को मात दे सकता है। गेंजी की एक ही दिली ख्वाहिश थी कि वो उसे हरा दे ताकि सुजुरान स्कूल का हर एक छात्र उसके सामने सिर झुकाए और उसकी टोली जीपीएस में आ मिले। मगर रिंदामान एक ऐसी अटूट चट्टान साबित हो रहा था जो उसकी हर कोशिश को हवा में उड़ा देता था, और इसी वजह से गेंजी अंदर ही अंदर हताश होता जा रहा था। अब कहानी का रुख बदलकर एक नए किरदार कावाइशी पर पहुंचता है, जो हाल ही में 2 साल बाल सुधार गृह की सजा काटकर अभी अभी रिहा हुआ था। उसका जुर्म एक कत्ल का था जो हाउसेन अकादमी के कुछ बदमाश छात्रों के साथ हुई एक खूनी झड़प में हुआ था। जेल से बाहर निकलते ही कावाइशी का पहला रुख अपने उसी पुराने हरीफ की कब्र की तरफ था जिसे उसने अपने हाथों से मारा था। वो जाकर अपने पापों का बोझ कम करना चाहता था, मगर वहां पहुंचते ही उसका माथा ठनक गया, क्योंकि वहां हाउसेन अकादमी के कुछ बदमाश छात्र अपने मारे गए साथी की कब्र पर फूल चढ़ाने आए हुए थे। उन छात्रों की निगाह जैसे ही कावाइशी पर पड़ी, उनकी आंखों में बदले की एक भयानक चिंगारी सुलग उठी। ये देखकर कावाइशी ने एक पल भी देर नहीं की और जान बचाने के लिए वहां से दौड़ लगा दी। भागते भागते वो आखिरकार पनाह की तलाश में सेरेजावा आर्मी के अड्डे पर पहुंचा। वहां उसने सरदार सेरेजावा से अपनी जान की भीख मांगी, क्योंकि एक पुराने समझौते के तहत सुजुरान स्कूल और हाउसेन अकादमी ने आपस में अमन कायम रखने की एक संधि कर रखी थी, जिसे तोड़ने का सबको कड़ा नतीजा भुगतना पड़ता था। थोड़ी ही देर में हाउसेन अकादमी के कुछ खास नुमाइंदे भी सेरेजावा के अड्डे तक आ पहुंचे और सख्ती से मांग की कि वो कावाइशी को उनके हवाले कर दे, ताकि वो अपने मरे हुए साथी का बदला उससे लेकर हिसाब बराबर कर सकें। मगर सेरेजावा अपने उसूलों का पक्का था और उसने उनकी इस मांग को साफ ठुकरा दिया। अपने मकसद में नाकाम होने पर हाउसेन अकादमी के वो छात्र भड़क उठे और उन्होंने सेरेजावा आर्मी और सुजुरान स्कूल के लिए अपशब्द कहना शुरू कर दिए। इस सारे शोर शराबे और गाली गलौज की आवाजें खुद को सुजुरान का बादशाह कहलाने वाले गेंजी के कानों तक पहुंच गईं। वो अपने स्कूल की बेइज्जती बर्दाश्त करने वालों में से नहीं था, इसलिए वो ज्यादा सोचे समझे बिना ही उन्हीं छात्रों पर टूट पड़ा और एक एक करके सबकी जबरदस्त धुनाई कर डाली। बस यही वो एक हादसा था जिसने सालों से चली आ रही उस अमन की संधि को टुकड़े टुकड़े कर दिया और दोनों स्कूलों के बीच एक खुली जंग का ऐलान हो गया। दूसरी तरफ कहानी के एक नए किरदार ताइगा नारुमी से रूबरू कराया जाता है, जो हाउसेन अकादमी का बेताज बादशाह था। ताइगा की शोहरत कुछ अलग ही थी। कहा जाता था कि उसकी ताकत 15 हट्टे कट्टे जवानों के बराबर थी। जब ताइगा अपने आदमियों के साथ सुजुरान स्कूल पर हमला करने की योजना बना रहा था, तभी एक नया चेहरा वहां आ धमका। ये कोई और नहीं बल्कि सुजुरान का एक पुराना छात्र गोता वाशियो था, जो सेरेजावा से हारकर स्कूल छोड़ चुका था। गोता खुद अपनी मर्जी से हाउसेन अकादमी के साथ शामिल होने आया था ताकि वो सेरेजावा से अपनी पुरानी हार का बदला ले सके और सुजुरान स्कूल को मिट्टी में मिला सके। अब हाउसेन अकादमी सिर्फ अपने सबसे ताकतवर ताइगा के दम पर ही जिंदा नहीं थी, बल्कि वहां एक और बेहद हुनरमंद छात्र भी था जिसका नाम था रियो। रियो किसी हट्टे कट्टे पहलवान जैसा नहीं दिखता था, बल्कि उसका जिस्म दुबला पतला था और उसके लंबे रेशमी बाल हवा में लहराते थे। देखने में हालांकि रियो कमजोर लगता था, मगर ताइगा उसकी असली ताकत को बखूबी जानता था और इसी वजह से वो उसकी बेहद इज्जत करता था। ताइगा ने रियो से खास तौर पर कहा कि सुजुरान वालों से लड़ते वक्त वो अपनी ताकत के आखिरी कतरे का भी इस्तेमाल करे ताकि कोई भी जीत कर वापस न जा सके। दूसरी तरफ सुजुरान स्कूल में गेंजी इस मुश्किल घड़ी में सेरेजावा से अपनी योजनाओं पर खुलकर बात कर
रहा था और उससे मिलकर लड़ने की पेशकश रख रहा था। मगर सेरेजावा ने इस लड़ाई से खुद को अलग रखने का इरादा जाहिर कर दिया और साफ कह दिया कि चूंकि इस झगड़े को शुरू करने वाला गेंजी खुद है, इसलिए उसे ही इसे अपने तरीके से सुलझाना चाहिए। सेरेजावा ने एक तजुर्बेकार सरदार की तरह तटस्थ रहने का फैसला किया, क्योंकि वो जानता था कि दोनों स्कूलों के बानियों ने सालों पहले बिना किसी ठोस वजह के अमन की वो संधि नहीं की होगी और उन वजहों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। उधर हाउसेन अकादमी में ताइगा अपनी आने वाली खतरनाक भिड़ंत के लिए खुद को कड़ी मेहनत से तैयार कर रहा था। तभी वहां एक नौजवान तातसुया आ पहुंचा, जिसने ये खबर सुनी थी कि उसका अपना स्कूल सुझुरान से उलझने जा रहा है। तातसुया के मन में थोड़ी सी मायूसी भी थी। उसका मानना था कि ताइगा की कमान वाली हाउसेन अकादमी इस लड़ाई को जीतने के लिए काफी मजबूत नहीं है और सुझुरान को हरा पाना उसके बस की बात नहीं है। तातसुया ने एक और भारी बात कही कि यहाँ तक कि इस लड़ाई को जीतकर भी वो अपने उस भाई को वापस नहीं ला पाएंगे जो कई साल पहले इसी तरह की बेवजह की स्कूली जंगों की भेंट चढ़ चुका था। ये सुनते ही ताइगा थोड़ा झुंझला उठा, क्योंकि उसे अपने ही जूनियर तातसुया से अपनी काबिलियत पर ऐसी टिप्पणी सुनना अच्छा नहीं लगा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी अकड़ आ गई, जैसे वो खुद को साबित करने को बेताब हो उठा हो। उधर कावाइशी की मुलाकात अपने पुराने दोस्त केन से हुई, जब वो दोनों एक साथ सुझुरान में पढ़ा करते थे। केन ने अब याकूजा गिरोह की उस अंधेरी दुनिया से अपना दामन छुड़ा लिया था जब से वो गेंजी की जिंदगी में आया था। केन ने अपने पुराने दोस्त को बड़े प्यार से समझाया कि वो अब अपनी जिंदगी की एक नई और साफ शुरुआत करे और इस खौफनाक गैंगस्टर वाली दुनिया से जितना दूर रह सके उतना दूर ही रहे। मगर कावाइसी ने केन की मायूस और तंगहाली भरी हालत देखकर एक उल्टा फैसला कर लिया। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो अपने इस दोस्त की तरह बेबस जिंदगी कतई नहीं जिएगा। इसी सोच ने उसे एक टेढ़े रास्ते पर डाल दिया। उसने तय किया कि वो शहर के एक नामी और खतरनाक याकूजा सरदार के पास नौकरी की दरख्वास्त लेकर जाएगा। अगले दिन गेंजी की टोली जीपीएस के दो लड़ाके माकिसे और छूता अपने स्कूल में चक्कर लगाते हुए नजर आते हैं। माकिसे और छूता का मकसद उन छात्रों को भर्ती करना था जो हाउसेन अकादमी की फौज से लड़ने को तैयार हों। उधर गेंजी अपनी टोली में दो नए सूरमाओं का स्वागत कर रहा था, जो किसी और नहीं बल्कि मिकामी भाइयों की जोड़ी थी। ये जोड़ी कभी सेरेजावा आर्मी का अहम हिस्सा हुआ करती थी, मगर जब उन्हें पता चला कि उनका सरदार सेरेजावा इस जंग में शामिल होने से मना कर रहा है, तो उन्होंने अपना पाला बदलने का फैसला कर लिया। उधर हाउसेन अकादमी की चाल कुछ और ही थी। उनके बदमाश छात्र एक पहले से चली आ रही खूंखार योजना के तहत सुझुरान की कमर तोड़ने के लिए शुरुआती हमले की तैयारी में थे। उनका मकसद था कि वो असली जंग छिड़ने से पहले ही सुझुरान के सबसे माहिर लड़ाकों को एक एक करके मैदान से बाहर कर दें। वो एक एक कर सेरेजावा आर्मी के सबसे खास सिपाहियों को निशाना बनाने लगे और उन्हें अकेला पाकर जख्मी करने लगे। इस खौफनाक मुहिम का पहला शिकार बना सेरेजावा का सबसे ताकतवर साथी शोजी, जो जूडो का माहिर खिलाड़ी था और उसके वारों से बच पाना नामुमकिन माना जाता था। मगर हाउसेन के दुबले पतले से दिखने वाले रियो ने जिस तेजी से शोजी पर वार किए, वो हैरान कर देने वाले थे। कुछ ही पलों में शोजी पूरी तरह से बेबस हो चुका था और रियो ने उसे इतनी बेरहमी से जख्मी किया कि उसे पूरे 2 महीनों के लिए अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। इसके बाद हाउसेन अकादमी का अगला निशाना बना तोकाजी, जो सेरेजावा आर्मी की हर साजिश की दिमागी कुंजी था। उन्होंने तोकाजी पर ऐसा कहर बरपा कि उसे भी अपनी जिंदगी के लिए बहुत मुश्किल से लड़ना पड़ा। सेरेजावा के बाकी साथियों और गेंजी की टोली जीपीएस के लड़ाकों के साथ भी कुछ ऐसा ही खौफनाक सिलसिला जारी रहा। माकिसे छूता और मिकामी भाइयों को गोता से भिड़ना पड़ा, जो हाउसेन अकादमी के लिए एक खतरनाक मोहरा साबित हो रहा था। मगर गोता एक मक्कार लड़ाका था, जिसने सुझुरान वालों से लड़ते वक्त चालाकी से चाकू निकाल लिया, जो किसी भी निष्पक्ष लड़ाई के कायदे के सख्त खिलाफ था। ये देखकर खुद ताइगा वहां आ धमका और उसने तुरंत गोता को ये बेईमानी करने से रोक दिया, क्योंकि ये उनकी अकादमी के बने हुए उन सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ था जिनमें हमेशा खिलाड़ी भावना को सबसे ऊपर रखा जाता था और किसी भी हालत में बेईमानी की कोई गुंजाइश नहीं थी। अगले दिन गेंजी अपनी टोली के एक तजुर्बेकार सदस्य इजाकी के साथ हमले की रणनीति पर सर खपा रहा था, मगर इजाकी ने उसे संयम बरतने की सख्त चेतावनी दे डाली। उसने समझाया कि उनकी मौजूदा फौज इतनी कमजोर हो चुकी है कि हाउसेन अकादमी की पूरी ताकत
ताकत के सामने जीतना तकरीबन नामुमकिन है, खास तौर पर इसलिए भी क्योंकि उनके दो अहम लड़ाके माकिसे और चूता अभी अपने जख्मों से उबर रहे थे और मैदान में उतरने लायक नहीं थे। इजाकी ने एक हिम्मत भरा कदम उठाते हुए सीधा सेरेझावा को ही चुनौती दे डाली कि अगर वो उसे हरा देता है तो सेरेझावा और उसके सारे आदमियों को हाउसेन अकादमी के खिलाफ गेंजी की फौज में शामिल होना पड़ेगा। ये एक बड़ी शर्त थी जो दोनों के लिए अहम थी, मगर इजाकी के नेक इरादे के बावजूद सेरेझावा की ताकत के सामने वो टिक न सका और उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। फिर भी उसकी इस कोशिश ने सबको झंझोड़ कर रख दिया था। उधर कावाइशी अपने मकसद को पूरा करने के लिए केन के पुराने सरदार जोजी याजाकी से जा मिला और उसके सामने उसके गिरोह में शामिल होने की अपनी ख्वाहिश रख दी। याजाकी एक चालाक आदमी था और उसने इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए कावाइशी को एक बेहद खतरनाक जिम्मेदारी सौंप दी। उसका हुक्म था कि कावाइशी उसके सबसे बड़े दुश्मन याकूजा सरदार को मार डाले, जो कोई और नहीं बल्कि गेंजी का अपना पिता हिदेयो ताकिया था। कावाइशी ने बिना ज्यादा सोचे समझे इस हुक्म पर अपनी हामी भर दी और फौरन अपने मकसद को पूरा करने के लिए शहर की गलियों में निकल गया। उसी शाम गेंजी अपने पिता के बार में सुस्ताने और कुछ पल चैन के बिताने के लिए पहुंचा, मगर उसके पिता ने उसे अकेले में बुलाकर कुछ जरूरी और संजीदा बात करने का इरादा जाहिर किया। हिदेयो अपने बेटे से उसकी पढ़ाई और स्कूल की कारगुजारियों के बारे में जानकारी लेना चाहता था। उस वक्त गेंजी पहले से ही नशे में था, तो हिदेयो ने उसे आसानी से एक ही वार में पटखनी दे दी ताकि उसे ये एहसास हो कि उसे जल्दबाजी में फैसले लेने से बचना चाहिए और सोच समझकर कदम उठाने चाहिए। कुछ देर बाद गेंजी बार से बाहर निकलकर सिगरेट सुलगाना चाहता था, मगर उसकी जेब से माचिस ही गायब थी। तभी एक अजनबी नौजवान उसके पास आया और बड़े सलीके से उसकी सिगरेट जलाने की पेशकश की। ये अजनबी कोई और नहीं बल्कि खुद ताइगा था और एक अनोखी बात ये थी कि उस वक्त गेंजी और ताइगा एक दूसरे को पहचानते तक नहीं थे और एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन होते हुए भी आम लोगों की तरह पेश आ रहे थे। ये एक अजीब मगर खूबसूरत इत्तेफाकात था। ठीक उसी पल कहीं और एक भयानक हादसा हो रहा था। हिदेयो अपने एक आदमी के साथ एक सुनसान गली से गुजर रहा था जब अचानक छिपकर बैठे कावाइशी ने उस पर हमला कर दिया और गोली चला दी। ये खबर मिलते ही गेंजी सीधा अस्पताल भागा जहां उसके पिता का इलाज चल रहा था। अपने पिता को जख्मी हालत में देखकर वो कांप गया और अपने आदमियों को सख्ती से हिदायत दी कि वो अपने पिता की हिफाजत पर पूरा ध्यान दें और किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें। हिदेयो ताकिया पर हुए इस हमले की खबर पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई, क्योंकि वो उस इलाके का सबसे ताकतवर और इज्जतदार याकूजा सरदार था। केन को जैसे ही इस हमले की खबर लगी, उसका माथा फौरन ठनक गया और उसके दिमाग में एक ही चेहरा घूम गया। वो ताड़ गया कि ये काला कारनामा उसके अपने पुराने दोस्त कावाइशी का ही हो सकता है, क्योंकि उसने उसे याजाकी के गिरोह में जाने से रोका था। अगले दिन गेंजी एक बार फिर अपनी पुरानी आदत के मुताबिक रिंदामान के सामने जा खड़ा हुआ और उसे चुनौती दे डाली। इस बार वो उस पर कुछ करारे घूंसे जड़ने और उसके वारों को रोकने में कामयाब रहा, मगर इतनी सारी कोशिशों के बावजूद वो उस अजेय रिंदामान को मात नहीं दे पाया और एक बार फिर मायूसी हाथ लगी। उसी रात उधर गोता अपने मन के पागलपन में सुजुरान स्कूल की इमारत को आग के हवाले करने पहुंच गया, मगर ये हरकत हाउसेन अकादमी के बुनियादी सिद्धांतों के सख्त खिलाफ थी। इस गद्दारी की कीमत गोता को बहुत भारी पड़ी। ताइगा और उसके आदमियों ने गोता की ऐसी पिटाई की कि उसे अपनी सारी हेकड़ी भूल गई और उसकी ये बेईमानी उसी पर भारी पड़ गई। कुछ दिनों बाद गेंजी और उसके आदमी हाउसेन अकादमी के सरदार ताइगा से एक खास मुलाकात के लिए मिले ताकि असली और आखिरी जंग का दिन और जगह तय की जा सके। मुलाकात खत्म होने पर जब गेंजी और उसके आदमी वहां से जाने लगे तो वो अचानक मुड़कर सीधा ताइगा की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर ताइगा के आदमी फौरन उछलकर आगे आ गए और उन्हें यकीन हो गया कि गेंजी एक चालबाजी करने वाला है, मगर सबको हैरत में डालते हुए गेंजी ने सिर्फ अपनी जेब से माचिस निकाली और बड़े सलीके से ताइगा की सिगरेट सुलगा दी। ये उसके उस दिन के एहसान का बदला था जब ताइगा ने बार के बाहर उसकी सिगरेट जलाई थी। ये एक खामोश सी सलामी थी जो दो योद्धाओं के बीच एक अनकहे एहतराम की निशानी थी। सुजुरान स्कूल वापस लौटकर गेंजी ने एक खुला ऐलान कर डाला कि वो हाउसेन अकादमी पर हमला बोलने जा रहा है और उसने स्कूल के हर एक छात्र से अपनी टोली में शामिल हुए बिना ही उसकी मदद का हाथ बंटाने की गुजारिश की। उसने सबके सामने अपने पिता के अस्पताल में होने की भावुक कहानी सुनाई और एक जोशीली तकरीर देकर सुजुरान के छात्रों के अंदर एक नई जान फूंकने की पुरजोर कोशिश की और उनके दिलों को छू लिया। दूसरी तरफ अस्पताल में कावाइशी अपना अधूरा काम पूरा करने पर तुला हुआ था। वो एक मिलने वाले का भेस बनाकर हिदेयो के कमरे तक पहुंचने में कामयाब हो गया था और अपने वार की तैयारी कर रहा था, मगर ऐन वक्त पर केन वहां आ धमका और उसने बीच में पड़कर अपने पुराने दोस्त के नापाक इरादे को नाकाम कर दिया। जब हिदेयो के आदमियों ने आकर
इस गुस्ताखी की सजा देने के लिए कावाइशी को घेरा तो केन ने उनके सामने हाथ जोड़ दिए, मगर हिदेओ के आदमी इस मिन्नत को मानने को तैयार नहीं थे और वो कावाइशी की पिटाई करने लगे। आखिरकार होश में आते हुए खुद हिदेओ ने अपने आदमियों को रोका और कावाइशी को छोड़ देने को कहा। हिदेओ ने ये एहसान केन को अपनी एक पुरानी वफादारी का बदला चुकाते हुए किया था, जब उसने अपने पुराने सरदार याजाकी के हुक्म को ठुकराकर गेंजी की जान बचाने का फैसला किया था और उसका एहसान चुकाने का अब सही वक्त था। खैर, कहानी आगे बढ़ती है और जंग का वो आखिरी और बड़ा दिन आ ही गया जब गेंजी अपने तमाम साथियों के साथ हाउसेन अकादमी से अंतिम भिड़ंत के लिए तैयार खड़ा था, मगर एक बहुत बड़ा झटका उसका इंतजार कर रहा था जो उसकी सोच के बिल्कुल विपरीत था। ज्यादातर छात्रों ने उसकी टोली में शामिल होने और हाउसेन के खिलाफ इस जंग में लड़ने से साफ इनकार कर दिया था और बहुत कम लड़ाके मैदान में आ पाए थे। इज़ाकी इस फौज की हालत देखकर बेहद मायूस था, क्योंकि उनकी इतनी कम तादाद के सामने हाउसेन की पूरी ताकत से लड़कर जीत हासिल करना एक ख्वाब ही लग रहा था। जब गेंजी ने हालात की संगीनी देखी तो उसने एक हिम्मत भरा और चौंकाने वाला फैसला लिया। उसने अपनी सारी टोली को भंग कर दिया और सबसे कहा कि वो अब अपने अपने घरों को लौट जाए। खुद वो एक हारे हुए आदमी की तरह उन्हें वहीं छोड़कर वहां से चला गया। मगर इज़ाकी अपने सरदार को बहुत अच्छी तरह से पहचानता था और उसे जरा भी यकीन नहीं था कि गेंजी इतनी आसानी से हथियार डाल देगा। उसने पीछे रह गए साथियों से कहा कि वो खुद को तैयार रखें, क्योंकि अब असली लड़ाई शुरू होने वाली है। ठीक वैसा ही हुआ जैसा इज़ाकी ने सोचा था। गेंजी ने हार नहीं मानी थी और वो अकेला ही उस तय की हुई जगह पर पहुंच गया था जहां ये असली जंग छिड़नी थी, जिसका सबको इंतजार था। गेंजी ने अब ठान ली थी कि वो अकेले ही हाउसेन अकादमी के सारे बदमाश छात्रों का सामना करेगा और ये पूरा झगड़ा अपने दम पर खत्म करेगा। ये एक मर्दाना फैसला था जिसमें या तो जीत थी या जिंदगी ताएगा। और उसके साथ ही एक अकेले गेंजी को सामने देखकर हैरत में पड़ गए। मगर गेंजी ने सीना तान कर ऐलान किया कि उन सब बदमाशों को धूल चटाने के लिए वो अकेला ही काफी है, और एक शेर की दहाड़ की तरह उसकी आवाज गूंज उठी। इतना कहकर गेंजी एक तूफान की तरह उन सब पर अकेला टूट पड़ा। थोड़ी ही देर बाद इज़ाकी माकिसे और जीपीएस के बाकी सदस्य भी वहां आ धमके और कुछ ही पलों में सिरिझावा भी अपनी आर्मी समेत मैदान में कूद पड़ा। सबने एकजुट होकर एक साथ मिलकर लड़ने का फैसला कर लिया था, क्योंकि अगर अकेला उनका दोस्त गेंजी इस जंग में हार जाता तो ये सुजुरान स्कूल के एक एक छात्र के लिए शर्म की बात होती, जिसे वो जीते जी झेल नहीं सकते थे। दोनों स्कूलों के बीच ये कशमकश तब और तेज हो गई जब गेंजी ने सुजुरान के लड़कों की अगुवाई करते हुए सीधा हाउसेन अकादमी की इमारत में धावा बोल दिया। दूसरी तरफ ताइगा ने भी अपनी पूरी ताकत से जवाबी हमला किया। उसकी एक मुक्के की मार ऐसी थी कि सुजुरान के लड़ाके एक एक करके जमीन पर ढेर होने लगे। यहाँ तक कि सुजुरान का माकिसे, जो खुद एक बेहद माहिर लड़ाका था, ताइगा के सामने हार मानने पर मजबूर हो गया। उधर रियो अपनी पुरानी रवायत के मुताबिक अपने हरीफों को बिना अपनी सारी ताकत खर्च किए ही आसानी से चित्त करता जा रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। ठीक उसी वक्त सुजुरान का एक छात्र टोक्यो, जो हाल ही में अपनी दिमाग की एक खतरनाक सर्जरी से उबरा था, अपनी पूरी कमजोरी और दर्द को भुलाकर अपने जिगरी दोस्त गेंजी की मदद के लिए जंग के मैदान में कूद पड़ा। पूरी तरह ठीक न होने के बावजूद टोक्यो ने अपनी रही सही सारी ताकत इकट्ठा करके अपने हरीफों को जमीन सुंघानी शुरू कर दी, और ये उसकी दोस्ती की मिसाल थी। इसी जोश में गेंजी और सेरेजावा ने मिलकर इमारत की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दी, क्योंकि उनका असली निशाना तो छत पर ताइगा से होने वाली आखिरी भिड़ंत थी। मगर सीढ़ियों के बीच ही उन्हें एक अनोखी रुकावट का सामना करना पड़ा। सीढ़ियों पर तो रियो पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। उसने अपनी खास शर्त रखी कि सीढ़ियों से सिर्फ गेंजी ही गुजर सकता है, मगर अगर सेरेजावा को ऊपर जाना है तो उसे पहले उसी से लड़कर अपना रास्ता बनाना होगा। गेंजी जब आखिरकार छत पर पहुंचा तो ताइगा वहां पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था, और एक मेहमान नवाज की तरह उसने गेंजी को पानी की एक बोतल थमाई, इससे पहले कि वो अपनी जबरदस्त लड़ाई शुरू करते। जब छत पर ताइगा और गेंजी एक दूसरे के सामने आमने सामने डटे थे, उसी वक्त नीचे टोक्यो और सुजुरान के बाकी छात्र हाउसेन अकादमी के लड़कों को धूल चटाने में अपनी पूरी जान झोंक रहे थे। एक बेहद लंबी और थका देने वाली लड़ाई के बाद आखिरकार उन्होंने हाउसेन अकादमी की पूरी फौज को घुटनों पर ला दिया और साबित कर दिया कि सुजुरान के लड़कों के सामने टिक पाना नामुमकिन है और उनकी आन बान शान सबसे ऊपर है। इधर सेरेजावा और रियो की जंग अब अपने आखिरी मोड़ पर थी। सेरेजावा रियो की बिजली की रफ्तार वाले हमलों से बेहद परेशान दिख रहा था, जो उस पर लगातार वार कर रहा था। मगर रियो की लाख कोशिशों के बावजूद
सेरेजावा एक जिंदा चट्टान की तरह अपनी जगह पर डटा हुआ था, जैसे उसे रियो के वार महसूस ही न हो रहे हों। भले ही रियो ने अपनी ताकत की आखिरी हद तक उसे मारने की कोशिश की थी, मगर सब बेअसर साबित हो रहा था। थका हारा रियो अब उलझन में था, क्योंकि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि सेरेजावा का जिस्म इतनी मार सहन कैसे कर रहा है। तब सेरेजावा ने उसे अपनी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया और कहा कि कुश्ती और गली की मार पीट दो अलग अलग चीजें हैं और दोनों का मेल नहीं हो सकता। ये कहते ही उसने रियो के हमले को रोककर अपना जवाबी वार किया और बस एक भारी मुक्के के दम पर रियो को जमीन पर लिटा दिया, जैसे कोई पहाड़ गिरा हो। जीत हासिल करके सेरेजावा भी छत पर पहुंच गया, जहां गेंजी और ताइगा की जंग अब भी जारी थी और दोनों एक दूसरे को मात देने के लिए अपनी जान लगाए हुए थे। मगर बीच लड़ाई में अचानक नीचे से छिपकर गोता ऊपर आ पहुंचा, जिसके इरादे फिर से नापाक थे। वो चाकू निकालकर पीछे से गेंजी पर वार करने वाला था, मगर तभी अचानक तातसुया कहीं से प्रकट हुआ और उसने गोता को बीच में ही पटककर अपने स्कूल की लाज बचा ली और गेंजी की जान बचाई। ताइगा और गेंजी ने अपनी जंग को बिना रुके आगे बढ़ाया। दोनों की ताकत अब जवाब देने लगी थी और दोनों के जिस्म जवाब दे रहे थे, मगर हर बार उठकर अपने हरीफ पर वार करने का जज्बा कम नहीं हो रहा था। ये एक ऐसी जंग थी जो हार के डर से नहीं, बल्कि असली योद्धा होने के सबूत के लिए लड़ी जा रही थी। आखिरकार किस्मत ने एक तरफ का साथ दिया और एक करारे और निर्णायक वार से गेंजी ने अंततः ताइगा को धूल चटा दी। उसने आखिरकार खुद को सबसे ताकतवर साबित कर ही दिया और सुजुरान के हर एक छात्र के सीने को गर्व से चौड़ा कर दिया। इस ऐतिहासिक जीत के बाद सुजुरान के सारे लड़के सीना तान कर हाउसेन अकादमी से बाहर निकलते दिखाई दिए। कई महीने बाद कहानी एक नए मोड़ पर आ गई। गेंजी और उसके सारे साथी अब अपने स्कूल से अलविदा कहने वाले थे और अपने इन्हीं यादगार कारनामों को सीने में बसाकर अपनी आगे की जिंदगी का सफर शुरू करने को तैयार थे। मगर अपनी अलविदा से पहले गेंजी एक आखिरी बार रिंदामान के सामने जा खड़ा हुआ और उसे चुनौती दे डाली। सेरेजावा और बाकी सारे साथी ये देखकर हक्के बक्के रह गए जब गेंजी ने एक करारे वार से रिंदामान को जमीन पर लिटा दिया और उसे अपने सामने घुटनों के बल बैठने पर मजबूर कर दिया, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था।